जो 2,500 लोगों की शहादत हुई है, उन तमाम शहादतों का, खास तौर से रहबर की शहादत का और जो 170 मीनाब की बच्चियां हैं उनकी शहादत का इंतकाम लेने की बात करती हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि हमें इस जंग को ऐसे मकाम तक लेके जाना है, फिर कभी कोई जालिम यूएस, इजराइल या कोई और जालिम हमारे ऊपर इस तरह से अटैक ना कर सके। दुनिया कह रही है कि आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे, ईरान बातचीत क्यों नहीं करना चाहता। निगोशिएशन के दौरान पीठ में छुरा घोंपा गया 2 बार, वो भी। ईरान की आवाम कह रही है कि अब हमें इस मरहले तक जंग को लेके जाना है कि दोबारा हमारे साथ धोखा ना हो। हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। इस पूरे वेस्ट एशिया से जो है जंग खत्म होनी चाहिए। कभी वो कहता है कि हमने ईरान का एयरफोर्स, नेवी सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया है। कभी वो कहता है कि हमने ईरान को मिट्टी में मिला दिया है। कभी वो कहता है कि हम 20 गुना ज्यादा हमले करेंगे। एकदम से वो कहता है कि हम 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं जंग रोकने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए, और उसके बाद वो बैकफायर करता है। जो आपके बयानात हैं कि हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, उससे समझ में आता है कि ट्रम्प जो है पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो इस जंग में इतना बुरी तरीके से उलझ गए हैं, इतना नुकसान हुआ है यूएस को कि वो अब यहां से एग्जिट चाहते हैं। ईरान की आवाम का जो मूड है जमीन पे, ईरान की आवाम, ईरान की आर्म फोर्सेस और ईरान की जो लीडरशिप है, वो एक ही बात चाहती है कि हम इस जंग को स्टॉप द वॉर नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आज सीज फायर हो, 6 महीने बाद फिर हमारे ऊपर अटैक हो, बल्कि हम एंड द वॉर करना चाहते हैं। ईरान के जो आपके इस्लामाबाद में जो एम्बेसडर है, उन्होंने भी ऐसे संकेत दिए कि कोई बातचीत चल रही है, कोई लग रहा है कि जल्दी इसका कोई हल निकल सकता है। इस बार तुमको ऐसी जंग करके दिखाएंगे कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जब ऐसा नहीं है कि ईरान को तुम वेनेजुला की तरह समझ लो, सीरिया की तरह समझ लो, लीबिया की तरह समझ लो कि जब जहां चाहा वहां तख्ता पलट करा दिया, जब जहां चाहा वहां पे लोगों को मार दिया, प्रेसिडेंट को उठा लिया। लेकिन ईरान अपनी पावर के जरिए से, अपनी कुदरत के जरिए से ये बताना चाहता है कि हम इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेस्ट एशिया के अंदर बेसेस बना रखे हैं। ईरान का सवाल भी यही है कि हमारे मुल्क के इर्द गिर्द आपने इतने बेसेस क्यों बनाए हुए हैं। ईरान का ये मांग है, ईरान का ये कहना है कि ये सारे बेसेस खाली होने चाहिए, यूएस फोर्सेस इस मंतके से, इस रीजन से निकलनी चाहिए। जब आएगा ईरान की शर्तें मान ली जाएंगी तो फिर जो है नेगोशिएशन, सीज फायर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ईरान की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, ना हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे और ना ही हम जुल्म सहेंगे। अमेरिका क्या लगता है कि ग्राउंड अटैक हो सकता है या महज एक धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप को मैं अब सीरियस नहीं लेता और ईरान का कोई भी बाशिंदा डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस नहीं लेता। जितना पलटी मारी ना उन्होंने, जितना यू टर्न मारा है, ये तो हमारे हिंदुस्तान देश के पॉलिटिशियन भी इतने यू टर्न नहीं मारते जितना यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में मारा है। तो मेरा ट्रंप से सवाल है, जब सब कुछ खत्म हो गया है तो आप ट्रेन पकड़ के तेहरान चले आए। आपका तो बचपन का सपना है, का ये सपना है 40 साल से कि यहाँ पे तख्ता पलट करा दिया जाए। जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो ट्रंप को जहाज में बैठ के तेहरान आना चाहिए और यहाँ पे तख्ता पलट करके जश्न मनाना चाहिए। डिप्लोमेट है यूएनओ के, उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान पर, ऐसी शंका उन्होंने जताई है कि जब ये 5 लाख लोग, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, न्यूक्लियर अटैक होता है, शहीद हो जाएंगे, तो क्या ईरान की आवाम तस्लीम हो, ईरान की आवाम झुक जाएगी जालिमों के सामने, या उनके अंदर शहादत का जज्बा और बदले का जज्बा, इंतकाम का जज्बा और ज्यादा बढ़ेगा? आपके कई बार ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं ईरान के कि हम 10 साल लड़ाई लड़ सकते हैं। कोई ऐसा है, अगर ये मामला नहीं सुलझता तो वाकया ही ईरान 10 साल तक लड़ाई लड़ सकता है? आज भी ईरान पूरी तरीके से जंग को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जंग बहुत लंबा नहीं चलने वाली, क्योंकि सामने वाली जो हरीफ है, सामने जो मुकाबले में आदमी है ना, उसके पास ताकत नहीं बची है। और ईरान को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है इस जंग में वो पहुंचाया जा सके। ट्रंप निकलना चाहते हैं लेकिन इजराइल नहीं निकलना चाहता। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है ये इस बात में? इजराइल की पावर तो ये भी नहीं है कि वो हिजबुल्लाह से, मैं अंसारुल्लाह और जो हजदुश्शाबी इराक और ईरान की तो बात ही करना बेकार है। यहाँ पे 2 साल तक इन्होंने गाजा में खून बहाया, 40,000 बच्चे, 1 लाख से ज्यादा लोगों की इन्होंने जान ले ली। किस वजह से? कि हम हमास को खत्म कर देंगे।
क्या लगता है कि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मुज क्लोज किया हुआ है तो वो रेड सी क्लोज कर देंगे, ऐसी संभावना है? तो इससे तो तेल में पूरी आग लग जाएगी। सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला मुस्तफा खमैनी साहब, वो अभी तक सामने नहीं आए। उसके बारे में लोगों में भी कई तरह की चर्चाएं रहती हैं कि वो कब लोगों के सामने आएंगे। क्या उनके घायल होने की भी खबरें थी। ईरान ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਣ ਪੱਤਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਰਿਜ਼ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ईरान किस तरीके नाल ये जंग लड़ रहा है। साडे नाल जुड़े ने रिजवी साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि आप कहाँ रहते हो ईरान में और वो उस वहां पर युद्ध के हालात कैसे हैं और आपका इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात है? कब से आप ईरान में रह रहे हो? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले आपको और आपके तमाम दर्शकों को, तमाम व्यूवर्स को जो है, नाजरीन को आदाब अर्ज करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्लेटफॉर्म, अपने चैनल पे। जी देखिए, मैं जो हूँ, मैं इस वक्त ईरान के कुम शहर में हूँ। कुम जो है वो एक मजहबी शहर है, एक रिलीजियस सिटी है यहाँ पे, और जो रिलीजियस स्टडीज सेंटर है कुम, यहाँ से तकरीबन तेहरान से 120 किलोमीटर दूर है। ये तेहरान जो कि कैपिटल सिटी है ईरान की, वहां से 120 किलोमीटर दूर है। और मैं यहाँ तकरीबन 9-10 साल से, यहाँ मैं इंडिया का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ तकरीबन 9-10 साल से यहाँ पे पढ़ाई के सिलसिले में आया हूँ और यहाँ पे मैं इस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है मेरी। तो कुम है, और कुम आप जानते हैं कि तेहरान से, मैंने बताया, 120 किलोमीटर दूर है। तेहरान में जो है सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, तेहरान में सबसे ज्यादा धमाके हो रहे हैं, जो हमले हुए हैं शुरू से लेके अब तक, वो सेंटर जो है वो तेहरान है। कुम में भी कई सारे अटैक्स हुए हैं, कई सारे यहाँ आते हैं, अटैक करते हैं, लोगों को शहीद करते हैं। लेकिन एक मसलन जबरदस्त चीज ऐसी है, एक मिरेकल टाइप की चीज इस वक्त ऐसी है ईरान के अंदर, कि जो जमीनी हकीकत है कि ईरान की आवाम ने एक अजीबो गरीब करिश्मा करके दिखाया है। वो ये कि जिस दिन से अटैक शुरू हुआ है और जिस दिन से ये खबर आई है कि रहबर मौज़म आयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब को असैसिनेट किया गया है, ईरान की आवाम पूरी तरीकों से सड़कों पे, मैदान में मौजूद है। रोज रात में कई कई घंटे तक, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, आप देखेंगे और आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जहां पे धमाके हो रहे होते हैं, जहां पे अटैक हो रहे हैं, और दुनिया के अंदर एक ऐसी छवि जा रही है कि ईरान के अंदर सब कुछ तहस नहस हो गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। ईरान के अंदर जनजीवन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। खास तौर से रातों में जो है लोग जमा होते हैं और इनकलाबी नारे लगाते हैं, इनकलाबी तराने लगाते हैं, अपने रहबर को याद करते हैं, और जितने भी यहाँ पे जो जुल्म है, 2500 लोगों की शहादत हुई है, उन तमाम शहादतों का, खास तौर से रहबर की शहादत का और जो 170 मीनाब की बच्चियां हैं उनकी शहादत का इंतकाम लेने की बात करती हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि हमें इस जंग को ऐसे मकाम तक लेके जाना है कि फिर कभी कोई जालिम, यूएस, इजराइल या कोई और जालिम हमारे ऊपर इस तरह से अटैक ना कर सके। आप जानते हैं ये अटैक जब शुरू हुआ है, या पिछले साल जो अटैक हुआ था 2025 जून में, उसमें भी ईरान जो है वो निगोशिएशन टेबल पे बातचीत कर रहा था। दुनिया कह रही है कि आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे, ईरान बातचीत क्यों नहीं करना चाहता। निगोशिएशन के दौरान पीठ में छुरा घोंपा गया 2 बार, वो भी पिछली बार भी और इस बार भी। निगोशिएशन में आपने ओमान के जो मिनिस्टर था उनका आपने बयान सुना होगा, फ्राइडे 27 फरवरी को वो कहते हैं कि हम निगोशिएशन के बहुत अच्छे नतीजे तक पहुंच गए और कुछ रिजल्ट आने वाला है, और अगले दिन ही जो है वो अमेरिका और इजराइल यहाँ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ईरान की आवाम कह रही है कि अब हमें इस मरहले तक जंग को लेके जाना है कि दोबारा हमारे साथ धोखा ना हो। हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। इस पूरे वेस्ट एशिया से जो है जंग खत्म होनी चाहिए और हकीकी शांति बहाल होनी चाहिए।
ठीक। रिजवी साहब, एक मैं कुंभ के बारे में जानना चाहता हूं। एक मस्जिद है वहां पर, जहां पर एक लाल झंडा लहराया जाता है जब कोई भी ऐसे जंग जैसे हालात बनते हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो आखिर उस मस्जिद का इतिहास क्या है? जी। जी। देखिए, ये मस्जिद का इतिहास बताने, वो मस्जिद जो है उसका नाम है मस्जिद जमकरान। जमकरान नाम की वो हम्म। मस्जिद है। उसका इतिहास बताने से पहले थोड़ा-सा मुझे जो है जो अकीदा है, यहाँ पे शिया मकतब है, क्योंकि ईरान में अक्सरियत शियों की है, तो उनका जो अकीदा है उसके हिसाब से 12 इमाम का कॉन्सेप्ट है। 12 इमाम का मकतब जी। है कि शिया रसूल अल्लाह के बाद, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद उनमें से हम्म। 11 इमाम को जालिम हुकूमतों ने शहीद करवा दिया, और 12वें जो इमाम हम्म। हैं वो जो है वो गैबत में हैं, यानी वो अभी इस दुनिया में जिंदा हैं, लेकिन अभी वो पर्दे गैब में हैं, वो दुनिया के सामने आशकारा तौर से नहीं है। उनकी जी। उनसे मंसूब एक मस्जिद है, मस्जिद जमकरान। उस जमकरान की जी। मस्जिद का एक खास सिग्निफिकेंस है। जो शिया अकीदा है उसके मुताबिक इमाम जमाना जो है वो एक प्रेरणा स्रोत है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पूरे दुनिया में जो है वो इंसानों को, मुसलमानों को और शियों को जो है वो गाइड कर रहे हैं, वो हकीकी रहबर हैं। तो उनसे मंसूब ये मस्जिद है, हम्म। मस्जिद जमकरान। जहां पे जहां पे जब इस तरह की हरकतें होती हैं, जब यहाँ पे अटैक्स होते हैं, जब किसी को शहीद किया जाता है, तो इंतकाम के लिए, आप जानते हम्म। हैं कि इंतकाम के लिए लाल परचम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे जो है ठीक है। लाल परचम लगाया जाता है, और ये कहा जाता है कि जब तक ये इंतकाम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ पे लाल परचम लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, हम अब बात करते हैं कि जो अब तक 1 महीना इस युद्ध को चले हो गया, और हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे 1 महीने के जो ये चल रही है जंग, इसको आप कैसे देखते हैं? वहां के लोग इसे कैसे देख रहे हैं, ईरान के लोग, कि कोई बातें ऐसी कर रहा है कि ईरान को ट्रंप कह रहा है कि हमने 100 कर दिया, सारी पावर तबाह कर दी। ये साथ हम जानना चाहते हैं, यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार वहां चल क्या रहा है। जी देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल ज़मीनी हकीकत मैंने आपको बताई, मैं अभी आगे भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले ट्रम्प जी के बारे में, ट्रम्प साहब के बारे में दुनिया ने देख लिया कि जिसे कहा जाता था कि पावर अमेरिका है, और उसका प्रेसिडेंट इस तरह से हरकतें कर रहा है, इस तरह की बयानबाजी कर रहा है पिछले 4 हफ्तों से, कि ऐसे लग रहा है कि हम्म। मारन पूरी तरीके से रहा है वो इंसान। कभी वो कहता है कि हमने जी। ईरान का एयरफोर्स, नेवी सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया है। कभी वो कहता है कि हमने ईरान को मिट्टी में हम्म। मिला दिया है। कभी वो कहता है कि हम 20 गुना ज्यादा हमले करेंगे। एकदम से वो कहता है कि हम जी। 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं जंग रोकने के लिए, जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए, और उसके बाद वो बैकफायर करता है और सरेंडर करके 5 दिन और फिर 10 दिन की हम्म। मोहलत देता है। और उसके बाद फिर जो आपके हम्म। बयानात हैं कि हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, उससे ये समझ में आता है कि ट्रम्प जो है पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और वो इस जंग में हम्म। इतना बुरी तरीके से उलझ गए हैं, इतना नुकसान हुआ है यूएस को, कि वो अब यहाँ से एग्जिट चाहते हैं। लेकिन ईरान की आवाम का जो मूड है, जमीन पे ईरान की आवाम, ईरान की आर्म फोर्सेस और ईरान की जो लीडरशिप है, वो एक ही बात चाहती है कि हम्म। हम इस जंग को स्टॉप का वॉर नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि आज सीज फायर हो, 6 महीने बाद फिर हमारे ऊपर अटैक हो, हम्म। बल्कि हम एंड द वॉर करना चाहते हैं, पूरी तरीके से जंग को खत्म कोई करना चाहते कोई हैं, और उसका एक ही तरीका है। जी। कोई ऐसा लग रहा है कि कब तक ये जंग खत्म हो सकती है और कब तक चल सकती है? ऐसी कोई संभावना सामने आ रही है? जैसे पिछले कुछ 1-2 दिन से ये बात सामने आ रही है कि कुछ पीछे बात चल रही है, कोई डिप्लोमेटिक तौर पर किसी से, पाकिस्तान, सऊदी अरब, जैसे इस्लामाबाद में एक फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग भी हुई है। वहां पर ईरान के जो आपके इस्लामाबाद में जो एम्बेसडर है, उन्होंने भी ऐसे संकेत दिए कि कोई बातचीत चल रही है। कोई लग रहा है कि जल्दी इसका कोई हल निकल सकता है? जी, देखिए, इस जंग का रुकने की जो बात है तो है नहीं, जिंदगी हमेशा जंग चलेगी, जंग रुकेगी। और जंग रुकने के लिए जो ईरान की शर्त है वो ये है कि डिटरेंस ईजाद करना है। हमें इस तरह का डिटरेंस हम्म। ईजाद करना है कि दोबारा हमारे ऊपर हमला ना हो। आप देखें, हम्म। गैरत के ऊपर हमला हुआ है, इंसान के घर के ऊपर अटैक हो, और एक बार नहीं, बार हो, इंसान होगा जिसके अंदर गैरत होगी, जिसके अंदर शुजाअत होगी, जिसके अंदर ये बात होगी
डर नहीं होगा किसी का। वो ये कहेगा कि हम अब इस बार लड़के दिखाएंगे, इस बार तुमको ऐसी जंग करके दिखाएंगे कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जब ऐसा नहीं है कि ईरान को तुम वेनेजुला की तरह समझ लो, सीरिया की तरह समझ लो, लीबिया की तरह समझ लो कि जब जहां चाहा वहां तख्ता पलट करा दिया, जब जहां चाहा वहां पे लोगों को मार दिया, प्रेसिडेंट को उठा लिया। जबकि ईरान अपनी पावर के जरिए से, अपनी कुदरत के जरिए से ये बताना चाहता है कि हम इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ यूएस के जितने बेसेस हैं, आप देखिए, मैं सवाल करता हूं आपके माध्यम से पूरी दुनिया से कि यूएस नक्शे नक्शे में कहां पे है, और यूएस के बेसेस सबसे ज्यादा वेस्ट एशिया में क्यों है? क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है कि आपने इस रीजन में आके इतने सारे वेस्ट एशिया के अंदर बेसेस बना रखे हैं? ईरान का सवाल भी यही है कि हमारे मुल्क के इर्द गिर्द आपने इतने बेसेस क्यों बनाए हुए हैं? ईरान का ये मांग है, ईरान का ये कहना है कि ये सारे बेसेस खाली होने चाहिए, यूएस फोर्सेस इस मंतके से, इस रीजन से निकलनी चाहिए। जब आएगा ईरान की शर्तें मान ली जाएंगी तो फिर जो है नेगोशिएशन, सीज फायर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अभी जो बातें हो रही हैं कि इस्लामाबाद में चल रहा है, सऊदी अरब ने कहा, इसको अभी तक तायीद नहीं करा है, ईरान के किसी भी लीडरशिप ने नहीं कहा है कि हम इसमें नेगोशिएशन करेंगे, क्योंकि नेगोशिएशन के लिए आपने देखा होगा 5-6 शर्तें ईरान की तरफ से जा चुकी हैं, जिसमें यह है कि यूएस की बेसेस खाली हों, कंपनसेशन दिया जाए, स्टेट ऑफ हुर्मुज की कानून में है वो बदला जाएगा। तो इस तरीके से ईरान और जिस तरह से यूएस का और इजराइल का इस जंग में नुकसान हुआ है, आप देखें एयरफोर्स को, जो उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं, उनके वॉरशिप्स पे अटैक किया गया है, उनके बेसेस को बर्बाद। न्यूयॉर्क टाइम्स की 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है कि जितने भी वेस्ट एशिया में यूएस के बेसेस हैं वो रहने लायक नहीं रह गए हैं। यूएस फोर्सेज पर बहुत शान था, हॉलीवुड की फिल्में बनती थी कि यूएस फोर्सेज जहां चाहते हैं घुस के सब खत्म कर देते हैं। 40,000 यूएस फोर्सेज इस वक्त वेस्ट एशिया के होटल्स के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर, सिविलियंस के दरमियान छुप के रह रहे हैं। ह्यूमन शील्ड्स बना रखा है सबको, इसलिए ताकि ईरान से बच सके। तो ईरान ये वादे तौर से कह रहा है कि हम जो है अपने इस पूरे रीजन को, और ईरान ने जितने भी इस वेस्ट एशिया के रीजन थे उनसे भी ये कहा है, बार बार कहा है कि आप अपने मुल्क से इन यूएस फोर्सेस को निकालें, यूएस बेसेस को खाली करें। जब ये हो जाएगा तो ईरान जो है वो इसको रोकने की बात करेगा, बातचीत भी करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पे, ऐसी शर्तों पे कि जिससे आने वाले दिन में किसी भी ईरान को कोई भी जो है उस पर अटैक ना कर सके, किसी भी ईरानी की, किसी भी आम इंसान की जान ना जाए, किसी के ऊपर जुल्म ना हो। क्योंकि ईरान की आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है, ना हम किसी के ऊपर जुल्म करेंगे और ना ही हम जुल्म सहेंगे। ये आइडियोलॉजी उनको इमाम हुसैन से मिलती है, ये आइडियोलॉजी को प्रॉफिट मोहम्मद से मिलती है, इमाम अली से मिलती है कि हम ना जुल्म करेंगे ना हम जुल्म सहेंगे। जी ठीक है। एक दो दिन से ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है कि कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि ग्राउंड डिवीजन की बात चल रही है कि ग्राउंड अटैक कर सकता है, खर्ग आइलैंड पर अटैक की बात चल रही है, और दूसरे जो केशम आइलैंड है उसके साथ लरक आइलैंड है, इन पर निगाह टिकाए बैठा है अमेरिका। क्या लगता है कि ग्राउंड अटैक हो सकता है या महज एक धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप को मैं अब सीरियस नहीं लेता, और ईरान का कोई भी बाशिंदा डोनाल्ड ट्रंप को सीरियस नहीं लेता। जितना पलटी मारी ना उन्होंने, जितना यू टर्न मारा है, ये तो हमारे हिंदुस्तान देश के पॉलिटिशियन भी इतने यू टर्न नहीं मारते जितना यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में मारा है। पहले उन्होंने कहा कि हम जो है वो हम जीत चुके हैं, हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, कुछ नहीं बचा है, ना मिलिट्री है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, कुछ नहीं है, सारे लीडर्स खत्म हो गए। तो मेरा ट्रंप से सवाल है, जब सब कुछ खत्म हो गया है तो आप प्लेन पकड़ के तेहरान चले आए। आपका तो बचपन का सपना है, का ये सपना है 40 साल से कि यहाँ पे तख्ता पलट करा दिया जाए। जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो ट्रंप को जहाज में बैठ के तेहरान आना चाहिए और यहाँ पे तख्ता पलट करके जश्न मनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ट्रंप को भी, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। ट्रंप जो है एक इल्यूजन की दुनिया में है, एक ख्वाबों की दुनिया में है, और उनको जो उनके आसपास के लोग हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर, उनके मुख्तलिफ तरह के जो उनके साथी हैं, उनको झूठी बात बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया, हकीकत से बिल्कुल दूर है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि जो ग्राउंड इन्वेजन की बात भी है, ग्राउंड इन्वेजन की भी जो बात है ना, ग्राउंड इन्वेजन क्यों होता है? देखिए, अगर आपके 40,000 सैनिक इस पूरे रीजन में मौजूद हैं तो आप 5,000, 10,000, 15,000 यूएसए फोर्सेस बुला के क्या कर लेंगे? अगर आपके पहले से ही यहाँ पे फोर्सेस मौजूद है और आप बाहर से बुला रहे हैं, तो आप खुद ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ जो फोर्सेस थी वो किसी काम की नहीं थी, वो बिल्कुल बेकार फोर्सेस थी। तो ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की बात भी जो है, ये मीडिया के अंदर गुफा है।
कोई रिजवी साहब, क्या लगता है कि अमेरिका ग्राउंड अटैक कर सकता है, जहां कि महज एक धमकी है ये? कोई वहां पर ज्योग्राफिकली देखिए, जहां कोई टेक्निकली कोई वहां पर ऐसा, जैसे खड़ग आइलैंड है, उस पर वहां पर अटैक किया जा सकता है, संभव है ये? देखिए, बहुत अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि यूएस ने पूरी दुनिया को जो है वो बेवकूफ़ समझा हुआ है और अपने मीडिया के ज़रिए से वो इस तरह की उल्टी-सीधी बातें फैलाता है। जो भी ज्योग्राफी से थोड़ा-सा भी उसने ज्योग्राफी मैप देखी है, तो खर्क आइलैंड जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 400 किलोमीटर ऊपर नॉर्थ में जाके है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जहां से कोई शिप नहीं गुजर रहा बिना ईरान की परमिशन से, वहां से गुजर के खर्क आइलैंड पे जाके कब्जा कर लेना, अबू मूसा पे कब्जा कर लेना, किस्म आइलैंड पे कब्जा कर लेना, ये हॉलीवुड की फिल्म्स में तो हो सकता है और फिर उसको ऑस्कर भी दे सकते हैं वो, लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं होने वाला है। तो असली ये है, अगर कोई अक्ल से काम लेगा, कोई लॉजिक लेगा देगा, लेकिन क्योंकि यूएस ने शुरू से इस जंग में मिस कैलकुलेशन किया है, बिल्कुल अहमकाना काम किए हैं, तो मैं उनसे बैर भी नहीं जानता कि वो इस तरह के अहमकाना काम करें। लेकिन अगर यूएस फोर्सेस इधर आती हैं तो ईरानी फोर्सेस आमादा हैं। जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, तकरीबन 1 मिलियन तक की जो है फोर्सेस आमादा हैं। एक बड़ी तादाद में यूएस फोर्सेस का नुकसान होगा और युद्ध बंदी, मुझे लगता है बड़ी तादाद में प्रिजनर ऑफ वॉर जो हैं वो यहाँ पे होंगे अमेरिकन फोर्सेस। तो इस तरह के अहमकाना काम अगर ट्रंप और उनकी हुकूमत करती है तो बड़ा नुकसान होने वाला है यूएस फोर्सेस का। रिजवी साहब, एक और बात, जैसे एक डिप्लोमेट है यूएनओ के, उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर अटैक कर सकता है ईरान पर। ऐसी शंका उन्होंने जताई है कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, जहां सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है ये। जी, ये मेरा मानना है कि ये भी एक मीडिया का दिया हुआ शगुफा है कि जिस तरह से बाकी सारी बातें इन्होंने की हैं। कभी कहते हैं कि मैं आज रात में कयामत बरसा दूंगा, आज 20 गुना ज्यादा अटैक होगा 48 के अंदर, एनर्जी सेक्टर। उसी तरीके की बात है, न्यूक्लियर की धमकी देके ये डराना चाहते हैं। लेकिन ताज्जुब होता है कि 1 महीने की जंग में मार खाने के बाद भी इनके ये समझ में नहीं आया कि ईरान और ईरानी फोर्सेस इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। मैं आपको 2 चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। पहली बात है, इंसानियत के खिलाफ है, ये बिल्कुल शैतानी काम है। और सबसे बड़ी ये पसंद है कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए एक मुल्क, इसको रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ज्यादा पस्त है ये निजाम, इतना ज्यादा खबीस है ये निजाम, इतना ज्यादा शैतानी लोग हैं ये लोग, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये अमेरिका और इजराइल जो है ना, उसकी एक टेंडेंसी है। मैं वहां पे आइडियोलॉजिकल एक बात आपको बता दूंगा। ईरान की आइडियोलॉजी शहादत की आइडियोलॉजी है। ईरान के लोग शहादत के शौकीन हैं, शहादत के लिए तैयार हैं। नहीं तो सड़कों पे, रोडों पे लाखों की तादाद में बरसते हुए बम के दरमियान ईरान की आवाम न रहती। तो ईरान की आइडियोलॉजी शहादत की आइडियोलॉजी है। इसके बराबर में कौन लोग हैं? इजराइल, यूएस में। इजराइल की आवाम, यूएस फोर्सेस मरना नहीं चाहते, ये जिंदा रहना चाहते हैं। इनके यहाँ शहादत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दुनिया के भुक्तभोगी हैं, ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया से मजे उठाए जाए। तो अब अगर मार खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, फर्ज करते हैं, हाइपोथेसिस है कि ये न्यूक्लियर वेपन यूज भी कर लेते हैं, तो ईरान बड़ा मुल्क है, इंडिया का आधे की तकरीबन या उससे थोड़ा सा कम जो है ईरान का जो है एरिया है। 90 मिलियन, 9 करोड़ की आबादी है। न्यूक्लियर अटैक होता है तो कितने लोग शहीद हो सकते हैं? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मेरा सवाल दुनिया से यह है कि जब ये 5 लाख लोग, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, न्यूक्लियर अटैक होता है, शहीद हो जाएंगे, तो क्या ईरान की आवाम तस्लीम हो, ईरान की आवाम झुक जाएगी जालिमों के सामने, या उनके अंदर शहादत का जज्बा और बदले का जज्बा, इंतकाम का जज्बा और ज्यादा बढ़ेगा? तो जब ये होगा तो जो रिटेलिएशन में ईरान करेगा, जो काम एक न्यूक्लियर वेपन कर सकता है, वो काम ईरान की बड़ी बड़ी 1000 मिसाइलें आसानी से कर सकती हैं। फिर वहां पे नैतिकता की बात नहीं होगी, फिर वहां अंतरराष्ट्रीय कानून की बात नहीं होगी, और ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो इजराइल सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। तो इस चीज के लिए आमादा नहीं है इजराइल, इस चीज के लिए आमादा नहीं है यूएस। तो ये डिफरेंस है ईरान के पास। ईरान के अंदर 200 से ज्यादा मिसाइल सिटी हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन भी बेअसर है। तो ईरान के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स ऐसी हैं, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी हैं, एक न्यूक्लियर वेपन 1000 न्यूक्लियर।
मैं यही एक जी। बात समझना चाहता हूँ यहाँ यहाँ हम क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं, ये समझना चाहते हैं जब पिछले साल जून में 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस समय भी ईरान ने बहुत बड़े मिसाइल अटैक किए थे इज़राइल पर। तो इस बार भी बड़ी पावर दिखी है मिसाइल को लेकर। तो कई बार अमेरिका ये कहता है या डोनाल्ड ट्रंप कहता है, कभी इजराइल ये कहता है कि अब इनका 90% जो है वो खत्म हो चुकी है, मिसाइल पावर भी बस चंद मिसाइलें बची हैं। और दूसरा ये भी देखने की आया कि अब जो मिसाइलें बहुत कम मार रहा है। देखिए, यहाँ पे मिसाइलों की एग्जैक्ट तादाद किसी को नहीं पता है, और मैं नहीं बता सकता मुझे, क्योंकि मैं भी जो न्यूज देखता हूँ यहाँ पे मीडिया, सोशल मीडिया में, वो आपको मुंतकिल कर रहा हूँ। लेकिन ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, कई लाख मिसाइल ईरान के पास हैं, और कितनी खत्म हुई हैं, कितनी नहीं खत्म हुई हैं, ये अमेरिका और इसराइल की बयानबाजियों से नहीं क्लियर हो सकता। दूसरी बात, क्योंकि अमेरिका इसराइल हमेशा चाहते हैं ईरान को कमजोर दिखाएं। अगर मेरा सवाल है ये बात की मिसाइल खत्म हो चुकी है 90%, ये उन्होंने एक हफ्ते पहले तकरीबन शायद बयान दिया था। सवाल ये है कि जब ऐसा है तो रोज मिसाइल्स कैसे बरस रही है यूएस बेसिस के ऊपर, रोज सऊदी के ऊपर, कतर यूएई के ऊपर किस तरह से मिसाइल्स जा रही है, इसराइल के ऊपर मिसाइल्स कैसे जा रही हैं जब सारी मिसाइल्स खत्म हो चुकी है। दूसरी बात, ये जो बात है कि मिसाइल्स की तादाद कम होगी, उसकी वजह ये है कि पहले इसराइल के पास, देखिए आप समझे, अगर आप पूरे वेस्ट एशिया के मैप को देखें तो जब एक मिसाइल ईरान की जाती है इसराइल की तरफ, तो कई मुल्कों से होते हुए जाती है, और इन मुल्कों में, वो कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे जॉर्डन हो, यहाँ पे यूएस बेसेस हैं, यहाँ पे इनके डिफेंस सिस्टम थे जो राडार के जरिए से मिसाइल्स को डिटेक्ट करके पैट्रियट, थर्ड, ओवर द हॉरिजन जैसे सिस्टम से गिरा देते थे। लेकिन ईरान ने पिछले एक महीने सारे सिस्टम तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आयरन डोम बर्बाद हो चुका है, इनके जितनी भी बड़ी बड़ी जो सिस्टम्स, इनकी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, तो डिफेंस सिस्टम अब इसराइल का तकरीबन खत्म हो चुका है। तो पहले अटैक करने के लिए ईरान को 10 मिसाइल अगर मिसाइल के तौर पे मारनी पड़ती थी, उनमें से 8 मिसाइल, 7 मिसाइल रोक ली जाती थी। अब जो है, अब अगर वो 3 मिसाइल मारता है तो तीनों मिसाइल जाके इसराइल के ऊपर गिरती हैं और तबाही मचाती है। लेकिन क्योंकि वहां पे सेंसरशिप है, वहां से वीडियो नहीं आ सकता, वहां पे लोगों को वीडियो बनाते हुए जेल में डाल दिया जाता है, तो वो हकीकत दुनिया के सामने नहीं आती है। तो जो तादाद कम हो रही है उसकी वजह यह है, एफिशिएंसी जो है ईरान की मिसाइल्स की वो बढ़ गई है, क्योंकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ठीक है। आपके कई बार ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं ईरान के कि हम 10 साल लड़ाई लड़ सकते हैं। कोई ऐसा है, अगर ये मामला नहीं सुलझता तो वाकया ही ईरान 10 साल तक लड़ाई लड़ सकता है? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जब बात गैरत की होती है, जब बात शुजात की होती है, जब आपके घर के ऊपर होता है, तो इंसान ये नहीं देखता कि हम कितने दिन तक लड़ाई लड़ सकते हैं। ईरान के पास तजुर्बा है। जब सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर फर्स्ट गल्फ वॉर में अटैक किया था, तो ईरान ने पूरी ही शुजात के साथ, पूरी गैरत के साथ मुकाबला किया था, और 8 साल तक वो जंग चली थी। उस जमाने में ईरान के पास बिल्कुल नया नया इनकलाब आया था, ना फोर्स थी, ना उनके पास मिसाइल सिस्टम था, ना उनके पास कोई ताकत थी। लेकिन उस मौके पे भी उन्होंने 8 साल तक जंग लड़ी, और आखिर में सद्दाम हुसैन को हरा के जो है आज की इसी तरीके से आज भी ईरान पूरी तरीके से जंग को लंबे वक्त तक लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जंग बहुत लंबा नहीं चलने वाली, क्योंकि सामने वाली जो हरीफ है, सामने जो मुकाबले में आदमी है ना, उसके पास ताकत नहीं बची है, और वो जो है एग्जिट डोर तलाश रहा है कि किसी तरीके से हम इस जंग से बाहर निकले, क्योंकि उनके बेसिस खत्म हो गए हैं, डिफेंस सिस्टम खत्म हो गए हैं, उनके जो डिफेंस सिस्टम में जो मिसाइलें लगती हैं वो खत्म हो गई, आपने देखा होगा। इस वजह से उनकी साइड से बात आ रही है, लेकिन नेगोशिएशन की बात भी जो है ईरान नहीं कर रहा है। नेगोशिएशन की बात बार बार ट्रंप कह रहा है कि नेगोशिएशन होना चाहिए, नेगोशिएशन होना चाहिए। ये अलामत है कि वो पूरी तरीके से पर रिजवी साहब, एक बात ये भी निकल के सामने आ रही कि इजराइल भी ये नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो। इजराइल चाहता है कि ईरान को फाइनेंशियल तौर पर खत्म किया जा सके, जो ईरान की जो प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह है, हमास है, हुतीज है, ये खत्म हो सके। ये इजराइल चाह रहा है कि ईरान को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है इस जंग में, वो पहुंचाया जा सके। ट्रंप निकलना चाहते हैं, लेकिन इजराइल नहीं निकलना चाहता।
क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है ये इस बात में? देखिए, ये बात मुझे दर्शकों को बतानी चाहिए। आपने कहा कि ईरान की प्रॉक्सीज है। ईरान की प्रॉक्सीज ना कहें इसको, ये लिबरेशन मूवमेंट है, ये आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, ठीक है। चाहे अंसारुल्लाह हो या जी तो एक तो ये बात। दूसरी जी। बात ये है कि इजराइल की पावर तो इतनी भी नहीं है कि वो हमास से लड़ सके। इजराइल की पावर तो ये भी नहीं है कि वो हिजबुल्लाह से। मैं अंसारुल्लाह और जो हशद शाबी इराक और ईरान की तो बात ही करना बेकार है। यहाँ पे 2 साल तक इन्होंने गाजा में खून बहाया, 40,000 बच्चे, 1 लाख से ज्यादा लोगों की इन्होंने जान ले ली। किस वजह से? कि हम हमास को खत्म कर देंगे। मुझे आप ये बताइए कि क्या अपने बंदी ये छुड़वा पाए बिना बातचीत किए? क्या इन्होंने हमास को खत्म कर दिया? क्या इन्होंने हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया? हिजबुल्लाह जब से इस वॉर में वारिद हुआ इस बार 2 मार्च से, उससे उस वक्त से लेके आज तक जो नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह ने इजराइल को, वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले नहीं हुआ था। तो मेरा सवाल ये है इजराइल से और इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं उनसे कि क्या इजराइल हमास और हिजबुल्लाह से जीत सकता है? क्या उनको तबाह कर सकता है, उनको हरा सकता है? तो जब हमास और हिजबुल्लाह के सामने वो नहीं टिक सकता, तो वो ईरान को हराने की जो बात है वो बिल्कुल उनकी खामोख्याल है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से यूएस को इस जंग में उलझाए रखे, क्योंकि उनकी हयात जो है वो यूएस की वजह से बची हुई है। उनका पूरा बैकअप यूएस से है। यूएस अगर इस जंग में बाहर निकल गया तो फिर इजराइल का पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स करेगा और फिर वो जमीना बनेगा कि फिलिस्तीन को उसका हक मिलेगा। फिलिस्तीनी जो 2-4 नस्ल से बाहर रिफ्यूजी के स्टेटस में सीरिया में, मिस्र में, जॉर्डन में जिंदगी बिता रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ होगा। वहां पे फिलिस्तीनी आएंगे, रेफरेंडम करेंगे, अपनी हुकूमत कायम करेंगे। तो इजराइल ये चाहता है कि ये चीज रहे, क्योंकि जैसे ही जंग खत्म होगी और यूएस यहां से निकलेगा, इजराइल जो है वो फिर उसका पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। रिजवी साहब, एक बात आम यहाँ के लोग, कई बार मेरी बात चलती है, किसी से बात करते हैं, हम युद्ध की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि यूएई, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, बहरीन, ये सब मुस्लिम देश हैं और ईरान भी एक मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ये आपके खिलाफ क्यों खड़े हैं और इसकी खास वजह क्या है? ये कुछ लोग ये समझना चाहते हैं यहाँ कि एक दूसरी तरफ भी मुसलमान है, इस तरफ भी मुसलमान है। तो क्या वजह क्या है? ये शिया और सुन्नी का मसला है या कुछ और मसला है ये? नहीं, देखिए ये जो है ना, ये मसला है, मैं आपको बताऊं क्योंकि आप उर्दू से वाकिफ हैं तो मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मसला है गैरत का और ये मसला है बेगैरती का। अभी 3 दिन पहले आपने ट्रंप का बयान सुना होगा। ट्रंप ने सलमान और उसके बेटे के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं यहाँ से बोल भी नहीं सकता हूँ। तो ये मसला जो है हक और बातिल का है, ये मसला गैरत का और बेगैरती का है। ये मसला ये है मजलूमों के साथ कौन है और जालिमों के साथ कौन है। तो ये जो बात कही जाती है, इंडिया में इसको बहुत बनाने की कोशिश की कि इसको शिया सुन्नी मसला बना दिया जाए, लेकिन वो खत्म हो चुका है। देखिए, ईरान ने पहले दिन से ही, यानी जंग शुरू होने से पहले ही, रहबर मौजम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब ने जंग शुरू होने से तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन पहले अपनी एक तकरीर में कहा था कि इस बार अगर हम पे अटैक होगा तो रीजनल वॉर होगी। रीजनल वॉर से क्या मुराद था? उनका क्लियर ये पॉइंट था कि जितने भी यूएस बेसेस हैं उन पे हम खुल के अटैक करेंगे। यूएस ने ये सोचा कि हम अगर अटैक करके रहबर को शहीद कर देते हैं तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, लेकिन ईरान ने 2 घंटे के अंदर रिटेलिएट करना शुरू किया और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट करना शुरू किया। और पहले दिन से ही वो कह रहा है, अपने पड़ोसी मुल्कों से कह रहा है कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हम एक उम्मत हैं, हम भाई भाई हैं, शिया सुन्नी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हम यूएस के जो इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाएंगे। आपकी सरजमीन का इस्तेमाल करके यूएस ने हमारे ऊपर हमला किया है, इस वजह से हम आपके सरजमीन पे मौजूद जो यूएस बेसेस हैं उनको हमला करेंगे। इसमें देखिए, समझने के लिए जो यहाँ के जो वेस्ट एशिया के ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, इन सब के अंदर राजशाही है, इन सब के अंदर मोनार्की है, कहीं पे भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ की आवाम जब एक मिसाइल जाती है इजराइल की तरफ तो यहाँ की आवाम खुश होती है, क्योंकि इजराइल सिर्फ एक ऐसा मुसलमान देश है कि जिसने गज्जा के कातिलों से बदला लेने की कोशिश की है, गज्जा के कातिलों के ऊपर हमला किया है। आप बताइए, क्या सऊदी अरब ने कोई हमला किया? क्या कतर से कोई मिसाइल गई? क्या
कितने हथियार इन्होंने खरीदे हैं यूएस से, क्या एक भी पटाखा फोड़ा इन्होंने गजा की तरफ, एक भी पटाखा फोड़ा इन्होंने इस्राइल के खिलाफ? नहीं। तो ये बात जो है, आप जालिम के साथ हैं या आप मजलूम के साथ है? ईरान का स्टैंड है कि वो मजलूमों के साथ है, बाकी जो वेस्ट एशिया के ममालिक हैं वो जालिम के साथ हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करके इजराइल से दोस्ती करना चाहते हैं। तो ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, ये मसला है हक और बातिल का, जालिम और मजलूम का, ठीक है, गैरत और बेगैरती ठीक का है, मसला है। ठीक है। रिजवी साहब, क्योंकि आपने भी जाना है, बस एक दो सवाल है। एक तो ये है कि हूती अभी इस जंग में कूदे हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मुज क्लोज किया हुआ है तो वो रेड सी क्लोज कर देंगे, ऐसी संभावना है? तो इससे तो तेल में पूरी आग लग जाएगी। जी देखिए, वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। बाब अल मंदब जो है ना, मंदब मैं आपको बताऊं अरबी का बाबल वर्ड है मंडल। कि जो नागाबा जी। से बना है, और उसका लिटरल माना होता है रोने और रुलाने की जगह। रुलाने की जगह है वो जालिमों के लिए, वो एग्रेसर्स के लिए, ऑपरेसर्स के रोने रुलाने की जगह है। पिछली बार भी आपने देखा होगा जब गाजा में जेनोसाइड चल रहा था और यमन ने स्टैंड लिया था, इसराइल के खिलाफ मिसाइलें मारना शुरू किया थी, उस वक्त भी उन्होंने बाबल मंदब को रोक दिया था, और अमेरिकन और जो इसराइल के शिप्स थे और जो उनके एलाइज के शिप थे उनको नहीं जाने दिया था। तो अगर जरूरत पड़ी, फिलहाल तो इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी है, ईरान जो है वो बहुत ही कुदरत से खड़ा हुआ है, तो जरूरत नहीं लगती है कि यमन पूरी तरह से इस जंग में आएगा। अगर उनको लगेगा कि हमें इस जंग में पूरी तरह से आना है, और वो स्ट्रेटेजिकल ये समझेंगे कि बाबल मंदब भी बंद करना चाहिए, जिससे दुनिया का प्रेशर अमेरिका के ऊपर पड़े कि भैया तुम यहाँ से निकलो इस मंतके से। दुनिया की भलाई के लिए यूएस की फोर्सेस इस पूरे रीजन को खाली करके वापस अपने घर के पास जाएं। इतने हजारों किलोमीटर दूर आगे पूरे रीजन को डिसस्टेबल किया हुआ है, पूरे रीजन को परेशान करके रखा है, मिलियंस ऑफ पीपल को इन्होंने यहाँ पे मारा है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, कितने मिलियन, लाखों, करोड़ों लोगों का खून बहाया है नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल से फर्जी दावों के बिना पर। तो दुनिया प्रेशर बनाएगी, जब तेल में आग लगेगी तो दुनिया को आवाज उठाना चाहिए कि यूएस इस पूरे रीजन को खाली करे, ताकि यहाँ पे हकीकी मानों में शांति बहाल हो सके। ठीक है। एक मेरा ये सवाल है कि भारत की भूमिका को कैसे देख रहे हैं वहां पर ईरान के लोग यहाँ, क्योंकि यहाँ पर लोग तो ईरान के साथ खड़े हैं, जिनसे भी बात करते हैं वो ही कह रहा है कि ईरान के साथ ये इन्होंने गलत किया, ये आयतुल्लाह खमैनी साहब के साथ इन्होंने गलत किया। लोग सिंपैथी रखते हैं, लेकिन भारत सरकार की जैसे भूमिका रही है, सवाल भी उठ रहे हैं। तो वहां पर कैसे देख रहे हैं भारत की सरकार और भारत के लोगों को कैसे डिफाइन करते हैं वहां पर? जी देखिए, क्योंकि ईरान हमेशा से इंडिया का जो है वो एक दोस्त देश रहा है, मित्र देश रहा है, फ्रेंडली रिलेशन है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, सिविलाइजेशनल नाता रिश्ता है इंडिया और ईरान का। इस वजह से ईरान की आवाम और ईरान की हुकूमत को ये तवक्को थी कि इंडिया जब हमारे ऊपर अटैक होगा तो इंडिया और जितने भी हमारे मित्र देश हैं वो आके इसकी निंदा करेंगे, इसको कंडेम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ, वो नहीं हुआ। तो एक कहते हैं ना, इजहार नाराहती है जिसे कहते हैं, एक मतलब उनको तवक्को नहीं थी ईरानियों को कि इस तरह से भारत जो है करेगा, इंडिया इस तरह से स्टैंड लेगा कि पूरी तरीके से हमें जो है वो कंडेम नहीं किया उन्होंने। डना शिप पे अटैक हुआ, उसका भी उन्होंने कंडेम नहीं किया। अब्दुल्ला खामनाई की असैसिनेशन को भी कंडेम नहीं किया। तो ईरान की आवाम के अंदर, ईरान के एक जो हुक्मरान है, जो यहाँ लीडरशिप है, उनके अंदर एक नाराजगी थी, एक गुस्सा था इस चीज को लेकर। लेकिन ये जो मोहब्बत दिखाई है इंडिया की आवाम ने, खास तौर से कश्मीरियों ने जो मोहब्बत दिखाई है, उसके बाद से डिफरेंट दो अलग अलग तरह देख रहे हैं लोग। यहाँ के ईरान की आवाम और ईरान की लीडरशिप ये कह रही है कि हिंदुस्तान की आवाम जो है वो हमारे साथ है, हिंदुस्तान की आवाम जो है वो हमें मोहब्बत करती है, हमें प्यार दे रही है। इस वजह से हम भी हिंदुस्तान की आवाम को प्यार दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत से जो है उनकी तवक्कुआत दूसरी थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भारत सरकार भी जो है, इंडिया का स्टैंड भी वेस्ट एशिया के बदलते हुए पावर बैलेंस को देख के, जो हमारे राष्ट्रीय हित है, देखिए हमारा तेल, हमारा गैस यहीं से गुजरता है, हमारा तेल गैस यूएस से नहीं आता, इजराइल से हमें नहीं मिलता। तो स्ट्रेटेजिकल भी हमारा पार्टनर है ईरान, और हमें इससे अच्छे रिलेशंस बना के रखने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का जो नीति है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल है,
क्योंकि बातें तो बहुत करने वाली हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। बस मैं एक लास्ट आयतुल्लाह खमानी साहब की शहादत को जानना चाहता हूं कि वो लोग ईरान के उनकी शहादत को कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि उनकी शहादत से ईरान एकजुट हुआ है? जो आपका शहादत का कंसेप्ट है, उसमें जो इनकी शहादत हुई है, उसको हम समझना चाहते हैं कि कैसे वहाँ के लोग आयतुल्लाह खमैनी साहब की शहादत को देख रहे हैं। जी। आयतुल्ला खामनई की जो शहादत हुई है, देखिए शहादत का काम ये होता है, वो उम्मतों को मुत्तहिद कर देती है, चाहे मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो। शहीद के खून के अंदर ये असर होता है कि वो लोगों को जिंदगी बख्श देता है, लोगों के अंदर एक एनर्जी इजाद कर देती है। तो ये शहादत का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अहम चीज है। और ईरान क्योंकि अक्सरियत यहाँ पे शियों की है, और शियों के अंदर इमाम हुसैन का मकतब है, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तो हमेशा से शिया जो आइडियोलॉजी है उसमें करबला एक खास अहमियत है, जहां पे शहादत अपने मिराज तक पहुंची है। तो उसी चीज से सीखते हुए भी हम्म। आयतुल्ला खामनई ने भी जो है अपनी शहादत के जरिए से इस हम्म। पूरी ईरानी मिल्लत के अंदर एक नई जान डाल दी है, पूरी तरह से मुत्तहिद है आवाम, और पूरी तरह से मैदान में मौजूद है। आप देखिए, जब तक जनता का समर्थन नहीं होता, जब तक आवाम का समर्थन, आवाम का सपोर्ट नहीं होता है, किसी भी मुल्क के जी। ताकत फोर्स जो है वो लड़ाई नहीं कर सकते, जंग नहीं कर सकते, तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड आवाम होती हैं। और आवाम जब देखती है कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स, आप देखिए आयतुल्ला खामनाई शहीद हुए, अली लारीजानी साहब शहीद हुए, और बहुत सारे कमांडर्स, आवाम जब ये देखती है कि हमारे बड़े बड़े लोग शहीद हो रहे हैं, वो बंकर्स के अंदर छुप नहीं गए हैं, वो कायरों की तरह जमीन के अंदर नहीं छुप गए हैं, तो उसके अंदर जो हौसला, वो जज्बा और शुजात आता है, जो ठीक उनके है। अंदर गैरत बढ़, उसके जरिए से फिर वो और ज्यादा मैदान में डटे रहते हैं। और ईरान की आवाम ने साबित कर दिया है कि वो हर एतबार से अपने निजाम के, अपने सिस्टम, अपनी हुकूमत के साथ है, अपने रहबर के साथ है, और जो नए रहबर बने हैं उनके साथ भी उसी तरीके से है जिस तरह से रहबर शहीद के साथ थे। पूरी यहाँ पे ईरान मुत्तहिद है और पूरी पावर के साथ, पूरी कुदरत के साथ मैदान में डटी हुई है। एक जाते जाते मैं एक मेरे जहन में एक और सवाल आया था कि जो अब सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला मुस्तफा खमैनी साहब, वो अभी तक सामने नहीं आए। उसके बारे में लोगों में भी कई तरह की चर्चाएं रहती हैं कि वो कब लोगों के सामने आएंगे। क्या उनके घायल होने की भी खबरें थी? तो ये जाते जाते ये एक मिनट में हमें ये बता दीजिए। जी। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि जब अटैक हुआ है 28 फरवरी को, तो वो उसी जगह मौजूद थे, उसी कंपाउंड में मौजूद थे कि जहाँ पे आयतुल्ला खामनई जो शहीद हुए हैं, आयतुल्ला खामनई, वो भी वहीं पे मौजूद थे, मुश्तबा खामनई साहब भी, और वो घायल हुए हैं, वो जख्मी हुए हैं, वो जेरे इलाज हैं, उनका इलाज हो रहा है। वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं, ये किसी को नहीं पता है, और पता होना भी नहीं चाहिए सिक्योरिटी रीजंस के एतबार से। जी। लेकिन उनके बयानात भी हैं, जी। उन्होंने पहले अपना बयान दिया, फिर यहाँ पर जो नौरोज है, ईद उल फित्र का बयान दिया, और मुख्तलिफ बयानात उनके आते रहते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो मंजर आम पे नहीं है, क्योंकि पूरी कोशिश, आपने बयान भी सुने होंगे यूएस के और इसराइल के, कि वो चाहते हैं कि जी। उनको भी जो है नुकसान पहुंचाया जाए। तो सही वक्त जब होगा वो पब्लिक के जी। सामने भी आएंगे, पब्लिक अपील जी। भी करेंगे। लेकिन अभी वो कहाँ है, जी। इसकी खबर किसी को नहीं है। वो सेफ है और वो सुरक्षित है और एक सिक्योर जगह पे अभी मौजूद है। जी। 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 बहुत 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 शुक्रिया रिजवी साहब, आपने डेली पोस्ट पंजाबी को समय दिया। पंजाब के लोग आपके आभारी हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये थे रिजवी साहब जिन्होंने ईरान की जो वहां पर हालात है, कैसे ईरान जंग लड़ रहा है दो पावरों के साथ, उनको उन्होंने डिफाइन किया। आगे भी हम उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि ये युद्ध कैसे ईरान ने लड़ा और कैसे ये एक बड़ी पावर होकर इस रीजन की निकला है ईरान। तो आ, हम ये चाहते हैं कि ये जंग जल्दी खत्म हो, ताकि इस जंग में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। बने रहिए, देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाबी। धन्यवाद।